सरस्वती चंद्र। पिछली कड़ी में आपने सुना किशोरी नवीन चंद्र को अपने कमरे में ना पाकर चिंतित होती है। नवीन चंद्र मूर्खदत्त से मिलकर सुवर्ण नगरी छोड़ देता है। मूर्खदत्त उसे एक बैलगाड़ी में बिठा देता है। बैलगाड़ी में एक सज्जन और बैठे होते हैं। नवीन चंद्र और उनमें मित्रता हो जाती है। जब प्रमाद धन बुद्धि धन के सामने कुमुद पर नवीन चंद्र के साथ संबंध होने का झूठा आरोप लगाता है तो बुद्धि धन उसे डांटता है। रास्ते में डाकू नवीन चंद्र को लूटने की योजना बनाते हैं। कुसुम सुंदरी और चंद्रकांत सरस्वती को लेकर बात करते हैं। गुण सुंदरी कुसुम की शादी सरस्वती चंद्र से करने की सोचती है। डाकू सरस्वती चंद्र को लूट लेते हैं। वो उसे खूब मारते हैं। कुमुद मायके जाने के लिए सौभाग्य देवी से आशीर्वाद लेती है। नवीन चंद्र के साथ आया व्यक्ति नवीन चंद्र से उसके हीरे की अंगूठी ठग लेता है। तो आइए सुनते हैं इससे आगे धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 10वीं कड़ी में। फतेहचंद, तुम तो कुमुद सुंदरी को लिवा लाने के लिए स्वर्ण नगरी जाने वाले दल के साथ गए थे ना? हाँ। फिर अचानक यहाँ कैसे? बहुत जोर से प्यास लगी है। अगर एक लोटा पानी मिल जाए तो पहले पानी पीकर प्यास बुझा लूं। हाँ। फिर विस्तार से यहाँ आने का कारण बता पाऊंगा। हाँ, आओ अंदर आ जाओ। आओ। गुण सुंदरी, अरे ओ गुण सुंदरी, अरे कहाँ हो भाई? आई जी। तुम इस समय यहाँ? क्या तुम स्वर्णनगरी नहीं गए? अरे गुण सुंदरी, पहले इसके लिए एक लोटा पानी लेकर आओ। देखती नहीं कितनी दूर से थका हारा चला आ रहा है। अभी लाती हूँ जी। कुमुद बहन ने आप लोगों के लिए ये पत्र भेजा है। लो भैया, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। दीजिए। उसके बाद सारा हाल विस्तार से बताओ। ये आपके हाथ में पत्र किसका है जी? कुमुद बिटिया का। क्या लिखा है कुमुद बिटिया ने? खोलकर पढ़ो तो सही। हाँ, पढ़ता हूँ। अभी लो। हाँ, लिखा है, पूजनीय पिताजी एवं माताजी, मैं आज शाम को यहाँ से चलकर कल सुबह मनोहरपुरी में आप लोगों से आकर मिलूंगी। अच्छा। और आप लोगों से मिलकर अपने भरे हुए हृदय को हल्का करूंगी। कुसुम बहन को प्यार, दादाजी और चाची को प्रणाम। क्यों भैया, क्या तुम इस पत्र को लेकर ही यहाँ वापस लौटे हो या फिर अन्य कोई कार्य भी संपन्न किया जाना था? कुमुद बहन ने मुझे और 2 अन्य सैनिकों को सरस्वती चंद्र की रक्षा और उनके मित्र चंद्रकांत से मिलवाने के लिए उनकी बैलगाड़ी के पीछे पीछे भेजा था। तो अब सरस्वती चंद्र कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हाँ। हम थोड़ा पीछे रह गए, जिस वजह से सरस्वती चंद्र के साथ एक दुखद घटना घट गई। क्या? दुर्घटना घट गई? कैसे दुर्घटना फतेह सिंह? सरस्वती चंद्र को लेकर मुझे चिंता हो रही है। वो ठीक तो है ना? इस समय कहाँ और किस हालत में है वो? यहाँ से 2 कोस पहले जो घना जंगल है, उसमें डाकू चंदन दास अपने डाकू साथियों के साथ घात लगाकर बैठा हुआ था। जो ही सरस्वती चंद्र की बैलगाड़ी जंगल के बीचों बीच पहुंची, उसने हथियार के साथ हमला कर दिया। क्या? हाँ, हमने डाकुओं का बहुत दूर तक पीछा किया, बहुत दूर तक, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गए। तुम मुझे सरस्वती चंद्र का हाल बताओ। वो ठीक तो है ना? सरस्वती चंद्र का पता लगाने के लिए हरभंजी गया है। उसके आने पर ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकेगा। हे भगवान, सरस्वती चंद्र की रक्षा करना एक अभागे बाप की आस की, मेरे होने वाले दामाद की। हे भगवान, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बहुत मुश्किलों के बाद मिला है वो।
अनेक लोगों का सुख है सरस्वती चंद्र। संसार के इस अनमोल रत्न से संसार को वंचित न करना भगवान, वंचित न करना, नहीं तो उसके पीछे कितने ही लोग दुख के भागी हो जाएंगे। रक्षा करना भगवान। सरस्वती चंद्र का जो हुआ सो हुआ। उसका समाचार तो हरवम जी के आने के बाद ही मिलेगा, किंतु असली चिंता कुमुद सुंदरी की सुरक्षा को लेकर है। वो भी इसी ओर आ रही है। डाकुओं के बढ़ते प्रभाव से उसकी सुरक्षा के लिए भी खतरा है। कुमुद की सुरक्षा के लिए फतेह सिंह के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल जा तो रहा है, किंतु फतेह सिंह अकेला डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो सरस्वती चंद्र के मामले में उसे चूक नहीं हुई होती। उसके साथ किसी अनुभवी आदमी का भेजा जाना जरूरी है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। अगर आप लोग उचित समझे तो मैं जा सकता हूं। नहीं चंद्रकांत, तुम शस्त्र चलाना नहीं जानते। वैसे भी एक आदमी का घर पर रहना जरूरी है। तुम घर पर ही रहो चंद्रकांत। क्या? कुमुद की सुरक्षा के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, आप वृद्ध हो चुके हैं। आप दुर्दांत डाकुओं का मुकाबला किस तरह कर पाएंगे? पिताजी, मैं समझती हूँ किसी दूसरे विश्वास पात्र को भेजा जाता तो अधिक अच्छा रहता। गुण सुंदरी, ये ठीक है कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, किंतु कालांतर में मैंने अनेक युद्ध लड़े हैं। उन युद्धों के अनुभव से हाथ में शस्त्र आते ही मेरी भुजाएं आज भी फड़क उठती हैं। पर मेरा अनुभव शक्तिशाली डाकुओं पर भारी पड़ेगा बहू। इसलिए मैं ही जाऊंगा अपनी पोती की रक्षा करने के लिए। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने मुझे कमजोर समझकर घर पर रहने के लिए जो कह दिया। देखो चंद्रकांत, तुम्हारे घर पर रहने से ही घर की स्त्रियों की रक्षा होगी और तुम्हारी भी। मेरा मित्र और कुमुद संकट में है और मैं घर में स्त्रियों के साथ बंद रहूं, क्या मुझे यह शोभा देगा? अच्छा होता यदि आप मुझे कोई बंदूक दे देते। परेशान मत हो, ये वाद विवाद करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें बंदूक दे सकता हूं, परंतु बारूद गोला के स्थान पर उसमें पुस्तकें नहीं भरी जा सकती। मेरे लौटने तक तुम इस विषय पर एक निबंध लिख देना। मैं चलता हूं। पिताजी, पिताजी। क्या हुआ मोहनपुरी? तू चलते चलते अचानक रुक क्यों गया? गुरुजी, सामने मनुष्य का शव जैसा पड़ा है। यदि आज्ञा हो तो देखूं कि जिंदा है या मर चुका है। बच्चा, इस पुरुष को उठा ले और अपने साथ ले चल। अभी ये जीवित है, ये मैंने जान लिया है। गुरुजी, क्या पता कौन है ये? कोई डाकू हुआ तो? नहीं बच्चा, ये डाकू या दुर्जन नहीं हो सकता जी। इसके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि ये पुरुष सुंदरगिरी का उत्थान करेगा। अच्छा। और कालांतर में वहां साधु गोसाई इसके आश्रित रहेंगे। गुरुजी, आप सच कह रहे हैं? गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते बच्चा। जी। इस पुरुष को अपने प्राणों के समान संभालना। अच्छा। ये महापुरुष बनेगा और साधु संत इसके चरणों की सेवा करेंगे। ईश्वर की जैसी इच्छा गुरुजी। इसे मैं अपने कंधे पर उठा लेता हूं गुरुजी। कुमुद, मेरी प्यारी सहेली कुमुद। अरे रुक। रथवान जी। रथ रोको, मेरी सहेली मुझसे मिलना चाहती है। जी, जैसी आपकी इच्छा। तुम जा रही हो कुमुद? हाँ वल्लीला, किंतु मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगी। मुझे तुमसे आवश्यक बातें करनी थी। हाँ? किंतु उसके अनुकूल समय नहीं है। मैंने सब बातें इस पत्र में लिख दी हैं। उजाला होने पर जरूर पढ़ लेना। लाओ, ये पत्र मुझे दो वनलीला। ये लो कुमुद। अच्छा कुमुद, अब मैं विदा लेती हूँ। अच्छा वनलीला।
जीजा जी, आप रो रहे हैं? कुमुद की इस तस्वीर को देखकर रो रहे हैं? क्या हो गया है आपको जीजा जी? ये मेरे बेटे की बहू है धूर्तलाल। इस तस्वीर को मेरे बेटे ने अपने हाथों से हाथी दांत के फ्रेम में मड़वाया था। मेरा बेटा तो चला गया, बहू का भी दूसरे घर में ब्याह हो गया। हरिदास मेरे हाथ से 2-2 रत्न चले गए। सेठ जी, यदि मैंने मूर्खता ना की होती तो मेरे घर में 8 सिद्धि और 9 निधि होती, लेकिन मेरा भाग्य ही पलट गया, मेरा भाग्य। जीजा जी, इस चिंता से तो आप पागल हो जाएंगे। जरा सोचिए, ऐसे पुत्र के कारण आपको कितनी विपदाओं को सहना पड़ रहा है। धूर्तलाल, पागल तो मैं हो ही चुका हूँ। अपने पुत्र को खोजने में, उसका स्नेह पाने के लिए मैं सचमुच पागल हो चुका हूँ। पुत्र को मिले बिना मेरा ये पागलपन दूर नहीं हो सकता धूर्तलाल। मेरा सरस्वती चंद्र, सरस्वती कहाँ है तू बेटा? क्या तुझे अपने पिता का जरा भी मोह नहीं रहा सरस्वती? जीजा जी, अब ये रोना धोना छोड़िए और मेरा कहा मानिए। देखिए, जब तक आपकी बुद्धि ठीक है तब तक आप एक ऐसा दस्तावेज तैयार करवा रखिए जिसके अनुसार भगवान न करे कि आपके दिमाग में कोई विकार उत्पन्न हो, तो कम से कम 2 व्यक्ति आपका घर और आपके व्यवसाय की जिम्मेदारी तो संभाल सके। जीजा जी, तुम जैसा उचित समझो, हाँ। तुम जैसा उचित समझो वैसा ही करो धूर्तलाल। संकट के इस काल में तुम और हरिदास ही मेरे विश्वसनीय हो। तुम लोगों की जो भी सलाह होगी वो मेरे लिए अमूल्य होगी। अरे जीजा जी, पहले आप मेरी पूरी योजना तो समझ लीजिए। उन दोनों व्यक्तियों में से एक मेरे भांजे के हित की रक्षा करेगा और दूसरा सरस्वती चंद्र के आने तक उसका हित देखेगा। ठीक है धूर्तलाल, तुम वकील से मिलकर दस्तावेज तैयार करवा लो, दस्तखत मैं कर दूंगा। लेकिन जीजा जी, दस्तावेज में जिन 2 आदमियों का उल्लेख होगा उनके नाम तो बता दीजिए, तभी तो मैं मिलूंगा वकील से। अरे इसका निर्धारण भी तुम्हें ही करना होगा धूर्तलाल। मेरा दिमाग तो इस समय दुख के अवसाद में डूबा हुआ है। ठीक है। मेरे विचार से तो मैं और हरिदास ही ठीक रहेंगे। अरे ठीक है। अब ये काम जितना जल्दी संपन्न हो जाए उतना ही अच्छा है। अब आप चिंता मत करिए, आप आराम कीजिए, आराम। ठीक है। अपनी ओर के आदमियों का दोष होने पर प्रजा यदि शिकायत के लिए ना है तो इसमें किसका दोष है? निश्चित ही अपने लोगों का। प्रजा की तो यह मान्यता है कि हम अपने लोगों को दंड ही नहीं देते। निश्चित ही शठराय के प्रबंधन में ऐसा होता था। उसने अपने पुत्र दुष्टराय के दोषों पर हमेशा पर्दा डाला। शठराय के यहां दुष्टराय पनपा तो मेरे यहां प्रमाद धन। तो फिर मुझमें और शठराय में अंतर क्या रह गया? आज मैं प्रमाद धन का दोष सिद्ध होने पर उसे दंड अवश्य दूंगा। प्रमाद धन और अलग किशोरी आते ही होंगे। मैं और भैया आगे पिताजी। बैठ जाओ दोनों। तुझे अपने पक्ष में कुछ कहना है प्रमाद धन? मेरे कहे का तो आपने विश्वास किया ही नहीं, किंतु एक नई बात पता लगी है।
उस पर आपको सहज ही विश्वास हो जाएगा। तू जो कुछ भी कहना चाहता है उसे जल्दी कह डाल। मुझे राज दरबार में पहुंचना है। पहले तो नवीन चंद्र यहां से गया, जाते जाते सबसे कह गया कि वो अज्ञात स्थान की ओर जा रहा है। वही बोल जो हमें पता ना हो। व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद मत कर। आप सुनिए तो सही। नवीन चंद्र के जाने के अगले ही दिन कुमुद यहां से चली गई। क्या आपको एक दिन के अंतराल में दोनों के चले जाने में कोई साम्य नजर नहीं आता? मुझे तो कोई साम्य नजर नहीं आता। कुमुद अपने पियर वालों से मिलने मनोहरपुर गई है। वहां से वो भद्रेश्वर महादेव जाएगी। यही तो साम्य है दोनों के जाने में पिताजी। नवीन चंद्र का वो अज्ञात स्थान भी भद्रेश्वर है, जहां वो जाना चाहता था। ये तू किस आधार पर कह रहा है? क्या तुझसे नवीन चंद्र ने खुद कहा? अब मुझसे तो नहीं कहा, पर हां, मूर्ख दत्त से उसने इस बात की चर्चा जरूर की थी। उसी ने मुझे बताया। अगर तेरी बात में सच्चाई है तो दोनों अलग अलग क्यों गए? एक साथ क्यों ना चले गए? अगर एक साथ जाते तो दोनों का भेद ना खुल जाता। भेद खुलने के डर से ही कुमुद ने मुझ पर झूठा लांछन लगाया। आपने भी आंख मूंद कर झूठे आरोप पर विश्वास कर लिया। क्या ये आपका अपने पुत्र के प्रति अन्याय नहीं है? तेरी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा उठा है। कुमुद और नवीन चंद्र का चरित्र इतना गिर सकता है, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पिताजी, भैया सफेद झूठ बोल रहे हैं। पतिव्रता भाभी और नेक दिल नवीन चंद्र पर आरोप लगा रहा है। ये सब कहने के लिए इसे कृष्ण कलिका नहीं उकसाया है। पूछिए। ये तो क्या कह रही है बेटी? हाँ, अलग झूठ बोल रही है पिताजी। इस बात का इसके पास क्या प्रमाण है? धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। शर्म कर तू, शर्म। प्रमाण की बात करता है तू? क्या ये प्रमाण कम नहीं कि वन लीला ने तेरी और कृष्ण कलिका के बीच हुई सारी बातें छिपकर विस्तार से सुनी है? बता, और क्या प्रमाण चाहिए तुझे? बोल। क्या उस दिन अटारी पर कृष्ण कलिका तेरे पास नहीं आई थी? हाँ, और तूने उस पर केवड़ा और गले की जंजीर नहीं फेंकी थी? बता, बोल क्यों नहीं रहा है? क्यों? तू चुप क्यों है प्रमादधन? जवाब क्यों नहीं देता? अब क्या सांप सूंघ गया? पिताजी, अब तो आप ही उद्धार कर सकते हैं। एक तो भाभी का यहां से जाना ही मन को दुख दे रहा है। उस पर ये महाशय भी भाभी के विषय में जो मन में आता है कह देते हैं। आप इसकी बातों में ना आना। यहां तो भाभी का पक्ष लेने वाला भी कोई नहीं है, यही मुझे दिखता है। हे भगवान, इस संसार में कैसी उल्टी रीति है। भाई के सगेपन को छोड़कर बहन भाभी की वकालत कर रही है। कुमुद सुंदरी, मेरे घर की लक्ष्मी, ये सब तेरी पवित्रता का प्रताप है। पिताजी, मुझे तो लगता है कि कुमुद और नवीन चंद्र ने अलग बहन को अपनी ओर मिला लिया है। क्या? तभी वो उनका पक्ष ले रही है। चुप रह दुष्ट। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरे दोष के लिए मैं तुझे दंड अवश्य दूंगा। आज से न तो तू मेरा पुत्र है और न मैं तेरा पिता हूं। पिताजी, भैया को कठोर दंड देकर इसे अपने से दूर ना करना। अगर ऐसा हुआ तो भैया के पुण्य पाप का भागी होने के कारण क्या भाभी भी दंडित नहीं होगी? तू ठीक कहती है बेटी, ठीक कहती है तू। प्रमाद धन को मैं पद से हटा दूंगा। राज दरबार से इसका पत्ता कट जाएगा तो यह कहीं का नहीं रहेगा। दूसरा दंड इसे न्यायाधीश देगा। वैसे भी प्रभु, शायद तुम्हारी भी यही इच्छा है। आप जो प्रेरणा देंगे मैं वैसा ही करूंगा, वैसा ही। कुमुद बेटी, तुझे डाकुओं का भय ना रहे, इसलिए मैं खुद बीच रास्ते तेरी सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। सावधान फतेह सिंह, डाकू इसी ओर आ रहे हैं। कुमुद बेटी के रथ को सुरक्षा की दृष्टि से घेर लो और बाकी सैनिक आगे बढ़कर डाकुओं का मुकाबला करो। मैं डाकुओं का मुकाबला करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। जाओ।
यहाँ तो स्वर्ण नगरी और मनोहरपुरी दोनों ओर की सेना कुमुद के लिए कवच बनकर हमारा मुकाबला कर रहे हैं। इनसे पार पाना हमारे लिए संभव नहीं है। कुमुद सुंदरी पर हमें अपना अधिकार करना ही होगा भाई, नहीं, वरना मैं धीरपुर वापस नहीं ले पाऊंगा। सुरसंग, इतना तो आप जानते ही हैं कि धीरपुर रत्न नगरी के आधिपत्य में है, मगर बुद्धि धन के माध्यम से या सीधे विद्या चतुर से कुमुद को छोड़ने के नाम पर ही मुझे धीरपुर मिल सकता है, और तब हमें डाकू का जीवन नहीं बिताना पड़ेगा। मूर्खों की तरह बात ना कर सुरसंग। अगर जिंदगी बची रही तो ऐसे अवसर बहुत मिलेंगे, किंतु प्राण ही ना रहे तो क्या कर लेगा तू? लेकिन भाई, इतनी सेना यहाँ कैसे आ गई? शठराज ने तो इतने अधिक सैनिकों का समाचार नहीं दिया था, नहीं तो हम भी अपने और अधिक साथियों को लेकर आते। व्यर्थ में समय गंवाने का वक्त नहीं है सुरसंग। भागो और भागकर अपने प्राण बचाओ। चलो। ठीक है भाई, आओ आओ भाग चले। चलो चलो। ये दोनों तो भाग रहे हैं, दोनों तक पहुंचना संभव नहीं। तलवार से उन्हें नहीं मार सकता, बंदूक से निशाना लगाता हूं। सुरसंग, सुरसंग। मैं तो चला भाई। नहीं सुरसंग, श्यामपुरी से मेरा बुलावा आ गया है। सुरसंग, मेरा बुलावा आ गया है। सुरसंग, तुम्हें मेरा सपना पूरा करना होगा भाई, पूरा करना होगा मेरा सपना। धीरपुर पर अपना आधिपत्य जमाना होगा। सुरसंग, आधिपत्य जमाना होगा। सुरसंग, सुरसंग, सुरसंग। सुरसंग तो मारा गया, लेकिन चंदन दास बच निकला। चलकर मान चतुर को यह समाचार देता हूं। बेटी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही। डाकू भाग गए हैं, हमें डाकुओं के साथ युद्ध में फतेह मिली है। सच दादाजी? हाँ कुमुद, हमारी आधी चिंता तो दूर हो गई। अब जो सावधानी रखनी है वो तो बस यूं ही है। दादाजी, मैं थक गई हूँ, कुछ देर विश्राम करने की इच्छा है। सभी लोग विश्राम करेंगे बेटी। आओ, तुम रथ से नीचे उतर आओ। जी। ये सुभद्रा नदी के किनारे थोड़ा घूम लो, तुम्हारा मन बहल जाएगा बेटी। फतेह सिंह जी, तुम नदी किनारे जाजम बिछाओ, कुमुद बेटी वहां बैठेगी। और हाँ, इसे पानी पिलाओ। जी अभी लाता हूं। जी आओ कुमुद बेटी। जी। तुम आओ, नीचे उतरो। हाँ हाँ बेटी, हाँ। हाय सरस्वती चंद्र, इस समय तुम कहाँ हो? क्या मेरे चंद्र को ग्रहण लग गया है? तुम कहते हो कि तुम्हारी दशा उड़ती पतंग जैसी है, किंतु डोर के द्वारा पतंग का संपर्क पृथ्वी से बना रहता है। लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं सुहाता। तुम्हारी ये कुमुद तुम्हारी याद में रो रो कर मर क्यों नहीं गई, पत्थर क्यों नहीं बन गई? मेरा भाग्य साधारण ही था, सो साधारण ही रहा। तुम मेरे लिए प्रायश्चित ना करना चंद्र, मेरे लिए प्रायश्चित ना करना। मेरे चंद्र, दुर्भाग्य से मैं तुम्हारी ना हो सकी। मैं तुम्हारी ना हो सकी। प्यारी कुमुद, तू व्यर्थ ही अपनी आत्मा को बहका रही है। निश्चित समय आने वाली मृत्यु से ही मनुष्य मोक्ष पाता है। समय से पूर्व आने वाली मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलता। जिस बत्ती को फूंक मारकर बुझाया जाता है, उससे धुआं निकलता है और दुर्गंध फैलती है। जो बत्ती पूरी की पूरी जल जाती है, वो शांत हो जाती है। तुम्हें अपना पूरा जीवन जीना है और शांत होकर मोक्ष प्राप्त करना है। चंद्र,
मेरे चंद्र, कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? मेरे सामने आओ चंद्र। तुम्हारे बिना मेरा जीवन किस काम का है? चंद्र, मुझे इतना ना तरसाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इस अभागिन पर दया करो, दया करो इस अभागिन पर। मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ चंद्र, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। अभी आप सुन रहे थे गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार गोवर्धन राम त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धारावाहिक सरस्वती चंद्र की 10वीं कड़ी। निर्देशिका थी सीमा शारदा, रेडियो रूपांतरकार सुधांशु गुप्ता, ध्वनि मुद्रण जसवंत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनाथ, राजेश कंबोज, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताभ वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजू मैनी, गीता वर्मा, सरिता भाटिया, सादिया, दीपा रॉय और हर्ष बाला।